हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ए गंगा देव स्टडी पॉइंट पे। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, निर्गत कोण क्या होता है। एंड इससे जो पिछला वाला लेक्चर था जो कि लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो पहले हम थोड़ा पीछे वाला को रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, इससे पिछला वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने छोटी सी बात पढ़ी, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, ये एक मान लीजिए दीवार है जो दो माध्यम को सेपरेट करता है। यहाँ पे हमको माध्यम के बारे में पता नहीं रहेगा, तो पता क्या रहेगा? माध्यम के अपवर्तनांक के बारे में। तो मान लीजिए ये μ1 माध्यम है और ये μ2 माध्यम है। अब μ1 माध्यम है और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.25 है, और ये हमारा कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 2.1 है। ये कुछ दिया गया है। अब ऐसा हुआ कि एक प्रकाश की किरण यहाँ पे इस टाइप आई, ये। अब आपसे पूछेगा कि ये प्रकाश की किरण तो सीधा तो जाएगी नहीं, सीधा तो जाना नहीं है। ये सीधा कब जाते हैं? जब दोनों माध्यम हमारा सेम होता। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो माध्यम सेम हो तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है। बट जब दो माध्यम अलग अलग हो और उसमें प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो चलिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो जब अपवर्तनांक दिया रहे तब हम लोग कैसे जज करेंगे कि कौन सा माध्यम सघन माध्यम है और कौन सा माध्यम विरल माध्यम है? तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, ये पढ़ा। तो यहाँ पे जो है दोनों माध्यम में से जो हमारा दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 = 2.1 है, इसमें इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब यदि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वैसे माध्यम को हम लोगों ने सघन माध्यम के नाम से जाना। तो नीचे वाला माध्यम सघन और ऊपर वाला माध्यम विरल। अब देखिए, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। अब तो ये बात आम हो चुका है कि जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण इस टाइप कुछ चली जाएगी। तो यही हम लोग लेक्चर 4 जो कि अपवर्तनांक था उसमें पढ़ा। अब एक टॉपिक है स्नेल्स लॉ, जो कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा और उसका कुछ अंश छोड़ भी दिया। उसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और क्या छूटा है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे यदि आप लगाइए तो स्नेल्स लॉ क्या था? यदि ये हमारा आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है, तो स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन I बटे साइन R ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता था। ये क्या होता है? कांस्टेंट या फिर एक नियतांक होता। इसका वैल्यू क्या होता था? फिक्स होता था। ये स्नेल का नियम था, या फिर आप ये कह लीजिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जो कि क्या था कि किसी प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज़या और अपवर्तन कोण की ज़या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। इसे हम लोगों ने स्नेल के नियम से भी जाना। बट इसमें एक और बात है कि ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये संयोगवश μ2 बटे μ1 के बराबर आ गया। क्या हुआ कि जब हम लोगों ने इस माध्यम के लिए, जो कि हमारा ये μ1 है और μ2 जिसका अपवर्तनांक दिया गया है, यहाँ पे क्या किए? स्नेल्स लॉ लगाए, साइन I बटे साइन R। वो किसका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब जो ये कांस्टेंट है वो किसके बराबर आ गया? संयोग से। किसके बराबर? μ2 बटे μ1, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण इसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसका ये जो कांस्टेंट का वैल्यू μ2 बटे μ आना, ये बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने कैसे सोचा, कैसे, पता नहीं। तो इसका यदि आप थोड़ा एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। अब यदि ये तीनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन I बटे
साइन आई आर बराबर क्या होगा μ2/μ1। तो इसको आप याद रखिएगा, या तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए, ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा याद करने में। साइन इसको क्या करेंगे, कोण में गुना, तो μ1 इज टू साइन आई इजकल टू μ2 इज टू साइन आर। तो आपको ये बात याद करनी है, ये कुछ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे आप याद नहीं कीजिए, ट्रिक से भी समझ सकते हैं कैसे। इस माध्यम का अपवर्तनांक लीजिए μ1, उसको गुना कीजिए साइन आई से, यानी इस माध्यम में जो अपवर्तन कोण का मान है साइन आई, इसकल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लीजिए इस टू, और दूसरे माध्यम में जो कोण का वैल्यू है जो कि आर है, यानी साइन आर से उसको गुना कर दीजिए। ये आपका क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो कि यहाँ से आया। तो बस इसी को हम अभी बताना चाह रहे थे, जो कि आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये हम क्यों बताएं, ये बताने का रीज़न है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक कांच के आयताकार स्लैब से जब अपवर्तन होगा तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। कुछ सिंपल सा फॉर्मूला था, मिटा दें, इसे ही स्नेल्स लॉ के नियम से जानते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया कीजिए, सॉरी भाई हम मिटा दें, चलो भाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक कांच के आयताकार स्लैब होगा हमारे पास, और उसमें से हम प्रकाश की किरण डालेंगे और देखेंगे प्रकाश की किरण कैसे कैसे चलती है। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि कांच के स्लैब से, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं स्टार्ट करते हैं, आपको अपना ध्यान बोर्ड के ऊपर डालना है। तो मान लेते हैं ये क्या हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया ये यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा कांच का स्लैब है। अब स्लैब होगा घनाभाकार, अब उसको यहाँ पे तो रख नहीं सकते, स्लैब हमारा इस टाइप का कुछ होगा ये। अब ऐसे तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, तो सिंपल इसको ऐसे हम लोग कर दें, ठीक है। तो स्लैब हमारा कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ पे क्या आएगी, एक प्रकाश की किरण आएगी। अब जब एक आयताकार आपके पास कांच का स्लैब है, तो बाहर का कहीं पे यदि आप उसको रखिएगा तो बाहर का माध्यम हमारा क्या होगा, हवा होगा। और ये वाला जो है, ये माध्यम कुछ भी एक आयताकार यदि कांच है तो शीशा होगा, और इसको वो क्या है, हमारा शीशा है, शीशा। अब हम मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक μ2 है और इसका अपवर्तनांक μ1 है। वैसे हमको हवा और कांच का अपवर्तनांक पता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये μ2 इसका अपवर्तनांक हो और यहाँ पे μ1 μ2 है। अब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई। अब इस प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए, एकदम सीधा, ये ऐसे जाना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगी। आप हम दोनों जानते हैं क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब आपको ये भी पता है कि ये माध्यम हवा और अंदर वाला माध्यम कांच, यानी हवा से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये माध्यम हमारा विरल और अंदर वाला माध्यम हमारा सघन। ये भी कह सकते हैं कि विरल से सघन में जा रही है प्रकाश की किरण। ये हमारा विरल माध्यम क्यों है, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा, तो ये विरल। अब ये हमारा सघन माध्यम क्यों है, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सघन माध्यम। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ये ऐसे मुड़ गई ये, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही नहीं मुड़ गई, थोड़ा इसको कम मुड़ाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, ये इसको मिटाओ, ये हमारा क्या था, अविलंब का। ये प्रकाश की किरण मान लेते ऐसे चली गई, ये यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्यों होगा अपवर्तन, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, माध्यम चेंज, तो ये हमारा अविलंब। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधा एकदम ऐसे, बट ऐसे नहीं जाके कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सघन से विरल में, क्योंकि यहाँ वाला जो माध्यम बाहर का जो चारों तरफ का माध्यम वो विरल है, तो ये सघन से विरल में जा रही है, तो इसको जाना चाहिए था भाईचारा को ऐसे,
लेकिन ये थोड़ा ऐसे अभिलंब से दूर ऐसे चली रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन होगा, प्रकाशीय किरण यहाँ पे आई ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नामकरण कर लेते हैं कि एंगल कुछ यहाँ पे बनेगा, जैसे हमारा ये एंगल आई है और यहाँ पे भी अपवर्तन होना, इसको आर बोल देते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे जो एंगल है ये I1 बोल देते हैं इसको, वो आई, इसको I1 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल है इसका नाम यहाँ पे R1 या फिर R2 नहीं देते हैं, इसका एक नया नाम पड़ जाता है E। और E मतलब होता है इमर्जेंट रे, यानी निर्गत किरण, निर्गत कोण, निर्गत कोण। तो यहाँ पर वाला जो कोण है उसका एक नया नाम पड़ जाता है, चूँकि ये अपवर्तन कोण ही है बट यहाँ पे उसका नया नाम पड़ गया और उसी को हम क्या बोल दिए, निर्गत कोण बोल दिए। और ये जो किरण जा रही है, इस सरफेस के नीचे जो किरण जा रही है अपवर्तित किरण, उसको हम अपवर्तित किरण नहीं बोल के निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण। तब ना निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण निर्गत कोण, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों का नया नया नाम पड़ जाता है, कुछ विशेष बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आश्चर्य की बात ये है कि जब ऐसा हुआ तो एक चीज़ देखा गया कि ये वाला और ये वाला जो दोनों रेखा है, जो दोनों किरण है, वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसका यदि नाम दे दें हम लोग, इसको बोल दें O, इसको बोल दें A, इसको बोल दें B, इसको बोल दें C, इसको बोल दें D। तो यहाँ जो देखा गया, जो हमारा OC है, OC वो किसके समांतर है, AB के समांतर है, AB के समांतर है। अब ये कैसे समांतर है, कैसे पता चला, तो ये कैसे पता चला वो तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे ही। बट एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। क्या, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो देखिए ये दोनों किरण आपस में क्या है, समांतर है। अब इस दोनों किरण के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, यानी जो सबसे कम दूरी होगी मिलाने वाली, उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए अगर इस दोनों किरण के बीच एक आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींचना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस ये होगा, और ये डिस्टेंस दोनों किरण पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो हमारा अगर डिस्टेंस मान लीजिए x है, इसकी दूरी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। यानी आप ये कह सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, यहाँ पे याद रखना है क्या, लंबवत दूरी। एक ये भी दूरी हो सकता था, ये दूरी, एक ये दूरी, बट यहाँ पे कौन सा दूरी लेना है, लंबवत दूरी, यानी ये वाला दूरी। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, पार्श्विक विस्थापन के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको याद यहाँ पे लिख लेना, पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, पार्श्विक विस्थापन। अब हमने आपको बताया कि ये जो हमारा OC और ये A भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो भाई ये समांतर ऐसे बोलने से तो होगा नहीं समांतर, हमको क्या करना होगा, इसका प्रूव भी करना होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एकांतर कोण जो कि हम लोग 9th में पढ़े हैं उसका उपयोग करके यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट O है, इस पर हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। कहाँ पे लिखना है, बिंदु O पर स्नेल नियम लगाने पर, जब आप यहाँ O वाला बिंदु पे स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो हम क्या बोले थे, अभी जस्ट स्नेल्स लॉ लिखे थे कि साइन I गुने इस माध्यम का अपवर्तनांक जो कि μ1 है, बराबर इस माध्यम का कोण साइन R गुने इस माध्यम का अपवर्तनांक जो कि μ2 है। अब यहाँ से आप साइन I बटे साइन R निकालिएगा, साइन I बटे साइन R, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, μ2 अपॉन μ1। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन हमारा फर्स्ट है।
अब देखिए यहाँ पे दो जगह पे अपवर्तन होता है, एक तो इस पॉइंट पे और एक यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे तो हम अपवर्तन का दूसरा नियम लगा दिए जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे भी दूसरा नियम लगाते हैं। तो जब यहाँ पे आप दूसरा नियम लगाइएगा, इसके लिए आपतित किरण ये, अपवर्तित किरण ये। तो आपतित किरण यानी साइन लिख लेते हैं, बिंदु ए पर क्या लगाने से, स्नेल नियम लगाने पर। जब ये जो बिंदु ये है, यहाँ पे जब आप स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन आई गुने साइन आई गुने इस माध्यम का अपवर्तनांक जो कि μ2 है बराबर साइन ई गुने इस माध्यम का अपवर्तन जो कि μ1 है। तो एक तो ये आ गया। अब यहाँ से आप μ2 बटे μ1 का वैल्यू निकालिएगा, तो μ2 बटे μ1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन μ2 बटे μ1 साइन ई अपॉन साइन आई। ये यहाँ से हम क्या किया, μ2 बटे μ1 निकाले था, हमारा क्या आ गया, साइन ई बटे साइन आई आया कि I1 है ये, सॉरी I1, ये I1 ये आ गया। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यदि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो राइट हैंड साइड है, ये हमारा दाहिना साइड इक्वेशन का दोनों सेम है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का दाहिना साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं जब दाहिना साइड सेम तो बायां साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तब लगाते हैं जब दाहिना बायां साइड इक्वल है। अब यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, साइन ई बटे साइन I1। तो ये दोनों भी आपस में बराबर। अब यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर में क्या है, साइन आई इक्वल टू साइन ई, क्या है, साइन आई इक्वल टू साइन ई। अब देखिए ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन आई इक्वल टू साइन ई यानी कब बराबर होगा। अब यार त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम त्रिकोणमिति का पूरा फुल इन डिटेल बिल्कुल अच्छी तरह से समझाए हैं, आपको इस वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ये त्रिकोणमिति का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए ये दोनों तभी बराबर हो सकता है जब कोण आई बराबर हो कोण ई के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस ऊपर से क्या लिख सकते हैं कि कोण जो हमारा आई है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, जब साइन आर बराबर है साइन I1 के तो आर किसके बराबर होगा, I1 के। आर किसके बराबर है, I1 के, है कि नहीं, ऐसा हो गया। अब इसको मिटा दें, अब हमारा काम तमाम हो गया, सिंपल आसान हो गया। कैसे ये है, तो देखिए कोण जो I है वो E के बराबर है, यानी ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है, और ये RI1 के बराबर है, RI1 के बराबर है। अब बताइए ये दोनों कोण और ये दोनों कोण एक क्या एकांतर कोण है। कैसे एकांतर कोण समझते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मान लीजिए ये दोनों लाइन है और एक लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। अब ये कोण इसका इस कोण के बराबर है, यदि ये कोण है A और ये कोण है B। अब A बराबर है B का, तब इससे क्या कैलकुलेशन निकलता है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि कोण R किसके बराबर है, कोण I1 के। हम नहीं कह रहे, हमारा इक्वेशन कह रहा है। जब हम स्नेल्स लॉ लगाएं उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो कह रहा है कि भाई जो आपका R है वो I1 के बराबर है, R I1 के बराबर है, जो कि एकांतर कोण है। तो इसीलिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, समांतर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ से कोण R बराबर कोण I1 किससे, एकांतर कोण से। जब एकांतर कोण से ये इसके बराबर है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो आप कह दीजिए कि ये इसके समांतर है, ठीक है। तो प्रूव हो गया, सिंपल था, ये 9th का एक कॉन्सेप्ट लगा, हो गया। वैसे आपको ये पूछेगा नहीं, ठीक है, बस देखना एक आयताकार कांच के स्लैब से कैसे अपवर्तन होता है। मिटा दें, नोट कर लिए।
हाँ, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास कॉपी और पेन अब भी होना चाहिए, ठीक है। सबसे जो बेस्ट नोट होता है वो आपके खुद के द्वारा बनाया गया नोट होता है। हम तो नोट दे ही देंगे, बस आप अपना खुद से नोट बनाइए और आपको लगे कि कुछ थोड़ा प्रॉब्लम तो मेरे नोट से एक बार मिला लीजिए उसको, ठीक है। हो गया, मिटा दें। चलिए, तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि एक आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। हो गया, मिटा दें। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़े थे, एक पार्श्विक विस्थापन भी पढ़े। अब देखिए, आप पार्श्विक विस्थापन को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, आप ये क्या करना चाहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, मान लेते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है, विस्थापन मान लेते डी है, क्या है, डी। पार्श्विक विस्थापन किसके बराबर, इसका डिस्टेंस मान लेते डी। अब इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ पाएगा, इसको आप कैसे बढ़ा पाइएगा। एक तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम ये वाला जो एंगल आई है इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना उतना हमारा ये क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा। देखिए, ऐसे होगा तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये तो ज़्यादा एकदम टेढ़ी होते जाएगी। तो जब आप एंगल आई बढ़ाइएगा तो ये जो हमारा पार्श्विक विस्थापन है वो भी बढ़ेगा। दूसरी बात, और क्या क्या बढ़ाने से बढ़ेगा, यदि आप इसकी मोटाई को बढ़ा दें तो भी क्या, इसको ये जो है इसका डिस्टेंस बढ़ा दें, ये इसको थोड़ा और फैला दें तो ये किरण और नीचे आएगी, इससे भी हमारा पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, बढ़ेगा। तो पार्श्विक विस्थापन किस पे निर्भर करता है, फर्स्ट आपतित किरण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डी होता है। आपतन कोण यहाँ पे क्या है, आई। तो भाई आई का वैल्यू जितना ज़्यादा डी का वैल्यू उतना ज़्यादा। दूसरा नंबर, चलिए, और दूसरा नंबर क्या और बढ़ाना चाहते हैं, क्या इसको बढ़ा घटा के बढ़ा सकते हैं, ऑफकोर्स। जब इसकी मोटाई को आप बढ़ाइएगा तो हमारा पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कांच की मोटाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन। और ये कि ये जो है कांच का जो अपवर्तनांक है ये भी लिख सकते हैं 3। कांच के अपवर्तनांक को ज़्यादा जितना बढ़ाइएगा, देखिए कांच का अपवर्तनांक का क्या काम है, प्रकाश की किरण को बेंड करना। ये जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ज़्यादा ये बेंड करेगा और उससे क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगी। तो क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे क्या बने, μ2। तो μ2 जितना बढ़ेगा उतना d बढ़ेगा। अच्छा, घटेगा किससे, 4 नंबर। तो ये जो होता है ना, आप अभी पढ़े नहीं है, वैसे क्लास 9th का है। जब ये जो प्रकाश यहाँ आ रही है इसका कहीं ना कहीं कुछ तरंग दैर्ध्य होगा जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये जितना ज़्यादा होगा ये जो d है उसका वैल्यू उतना कम होगा। तो बस ये आपको समझना है, ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यदि आप बढ़ाना चाहते हैं पार्श्विक विस्थापन तो क्या कि एक तो आप आपतन कोण बढ़ा के पार्श्विक विस्थापन बढ़ा सकते हैं, या फिर इसका जो अपवर्तनांक है उसको बढ़ा दीजिए, और दूसरा क्या, इसकी मोटाई थोड़ा बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन का वैल्यू बढ़ जाएगा। हो गया, मिटा दें इसको। चलिए, मिटा देते हैं। अरे छोटकू सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, इसमें कुछ है ही नहीं। वैसे तो भाई अपवर्तन चैप्टर में ही कुछ नहीं है, बस आपको एक बार किससे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लेना है। तो प्रकाश का अपवर्तन आपके लिए बिच्छुओं का खेल हो जाएगा, चुटकी का खेल हो जाएगा। हो गया, थोड़ा हम देख लें वीडियो कितना लेंथ का हुआ। उसके बाद जो हमारा 24 मिनट का ही अभी वीडियो बना है। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या, जो हम लोग ने ज़िंदगी में देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ देखते हैं, आज उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग दैनिक जीवन में क्या देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक टैब है, क्या है, टैब, बाल्टीन है, शीशा का बाल्टीन है। हम लोग फैसिलिटीदार आदमी हैं, शीशा का बाल्टीन, इसमें पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ।
इसके नीचे क्या है, सिक्का रखा गया है, सिक्का, पैसा। अब आपको गौर से देखे होंगे तो आपको ये जो पैसा है थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आता होगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऑफ कोर्स होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये शीशा थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। देखते हैं कैसे। अब देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर था प्रकाश का अपवर्तन, उसमें क्या पढ़े थे कि जब हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो क्या होता है कि उस वस्तु से जो अपवर्तित किरण आती है और वो हमारे आँखों पे पड़ती है, यानी उस वस्तु से परावर्तित किरण आती है वो हमारे आँखों पे पड़ती है, उसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये वाला पढ़े थे ना, मान लीजिए ये है एक दर्पण हमारे पास, ये कौन सा अवतल दर्पण है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ। अब इसका हम प्रतिबिंब चाहते हैं, क्या होता था, ये वस्तु ए भी है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक आँख है, ये आँख, यहाँ से क्या होता है, दो किरण निकलती है, एक चीज़ के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, और यहाँ पे कहीं फोकस है, और प्रधान अक्ष से समांतर जो जाती थी प्रकाश की किरण वो फोकस से होकर क्या होती थी, गुजर जाती थी ऐसे, तो ये गुजर गई। अब फिर क्या हुआ, एक और किरण जाती थी कहाँ से, सी से, वक्रता केंद्र से, या फिर कह लीजिए एक और किरण यदि यहाँ पे गई, अब जितना एंगल से गई उतना ही एंगल से ये क्या करेगी, ये ऐसे लौट आएगी, और यहाँ पे एक दूसरे को कट की थी, यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब, और यही किरण हमको आँख पे पड़ती थी, हम इसका प्रतिबिंब देख पाते थे, होता था कि नहीं। यानी अपवर्तित किरण जहाँ पे एक दूसरे को कटती है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, और उसी को हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या हम मानते हैं, ये जो है ऊपरी भाग, पानी का सबसे ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अपवर्तन हुआ होगा। कैसे, देखते हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे निकली होगी और एक प्रकाश की किरण ऐसे निकली होगी, ये। अब देखिए ये प्रकाश की किरण निकल रही है, अब एक यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकल रही है तो बाहर वाला जो माध्यम है वो हमारा क्या है, हवा है। अब बाहर वाला माध्यम हवा है और ये क्या है, पानी है, तो ये वाला माध्यम सघन और ये बाहर वाला माध्यम विरल। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये ऐसे अभिलंब से दूर चली जाएगी, ऐसे। अब यहाँ पे भी वही होगा, ये सघन और ये विरल, तो इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा, पर सीधा नहीं जाके थोड़ा ऐसे चली जाएगी। अब हम क्या बोलें कि जब प्रकाश की दो किरण यानी अपवर्तित या परावर्तित एक दूसरे को कट करती है तभी क्या बनता है, इमेज, और उसी को हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों किरण ऐसे जा रही है, यहाँ पे तो कट करेगी नहीं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे एक्सटेंड थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये थोड़ा बढ़ा लें, तो यहाँ पे क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। अब हमको क्या दिखेगा, इसका प्रतिबिंब, तो देखिए ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये हमारा अगर आई है, इसका प्रतिबिंब ये बन गया, और यही हम अपने नंगी आंखों से देख पाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरह मछली वाला को, जो हमारा मछुआरा है, उसको मछली भेजने में प्रॉब्लम होता है, उसका क्या कारण है, यही प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे करते समाप्त। और क्या, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है।